हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ आपका अपना चाइल्ड साइकोलॉजी का सेक्शन, जिसका कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो चाइल्ड साइकोलॉजी आप जानते हैं सीटेट में 75% इसका योगदान रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैं कवर कर चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। आप वहाँ पर अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो विजिट कीजिएगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तो आपको हमारे अगले वीडियोस जो भी हम बनाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। और आपने पिछला नहीं देखा है तो पिछले वीडियो पर भी आप जाके हमारी ये 40 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज तैयार करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हम 41 क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। परिपक्वता, मैच्योरिटी का संबंध है, मैच्योरिटी का रिलेशन किससे है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो दोस्तों मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, और आज का टॉपिक भी है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात हो रही है, तो परिपक्वता देखिए विकास से हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विकास। और यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि बताया है आपको, यहाँ पे योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। बट मैं बता दूं फिर से एक बार जो लोग नए हैं उनके लिए कि विकास और वृद्धि में अंतर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है। देखिए ग्रोथ क्या होती है, आपका ग्रोथ जो होता है एक लिमिटेड समय तक ही होता है। ग्रोथ मीन्स फिजिकल ग्रोथ, मतलब आपके शरीर में आपकी शारीरिक वृद्धि होती है और आपका वेट बढ़ता है, ठीक है। तो और वो तो एक लाइफ टाइम तो होता नहीं है, लेकिन विकास जो है लाइफ टाइम होता है। विकास का मतलब हो गया सीखना समझना, लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो स्कूल में सीखते हैं, अपनी लाइफ से सीखते हैं, कुछ गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोगों से सीखते हैं, मिलते जुलते रास्ते में चलते भी हम सीखते रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम लाइफ टाइम। जैसा जैसा हम जो भी कुछ करते हैं सीखते जाते हैं, लेकिन तो उससे हमारे अंदर क्या आती है, मेच्योरिटी आती है। तो उसका संबंध किससे हो गया, विकास से हो गया। ये तो आपका आंसर हो गया। और ग्रोथ जो है मात्रात्मक होता है, विकास जो है गुणात्मक होता है। गुणों में वृद्धि होती है, वो विकास है। और ये ग्रोथ जो है आपका, ये शारीरिक वृद्धि है, शरीर में वृद्धि होती है, कि मतलब शरीर में आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा। तो वो मात्रात्मक है, जिसको आपकी मात्रा में माप सकते हो कि आप कितने किलो, कितना वेट है आपका, कितने लंबे हो आप। तो ये चीज हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर। मेच्योरिटी का रिलेशन होगा विकास से, ठीक है, डेवलपमेंट से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था दोस्तों किशोरावस्था हो जाएगी, क्योंकि तनाव और क्रोध ये किशोरावस्था के समय में ही होता है। आप लोगों को अगर किसी ऑप्शन पे डाउट रहे तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखा कीजिए, समझा कीजिए, अपने रियल लाइफ को महसूस किया कीजिए। देखिए शैशवावस्था में किसी भी तरह की तनाव की कोई बात ही नहीं होती। शैशवावस्था मस्त, मतलब हर छोटा सा बच्चा हर किसी के गोद में रहता है, तो तनाव और क्रोध की कोई बात ही नहीं है। बाल्यावस्था खेलने की आयु है, मस्त रहता है बच्चा खेलने में। वृद्धावस्था डिपेंड हो जाता है इंसान दूसरे पे। और किशोरावस्था जो है, इसमें आपको कई तरीके के सिचुएशन सामने आते हैं, कहीं पढ़ाई से लेकर तो कहीं लाइफ से लेकर। तो यहाँ पे हो जाएगा तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। ओके, सो राइट आंसर बी ऑप्शन किशोरावस्था। स्टेनली हाल ने भी कहा है तनाव और क्रोध की अवस्था आपकी किशोरावस्था है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बताते चलें दोस्तों, देखिए शैशवावस्था की बात करें तो इसका जो टाइमिंग है 2 से जन्म से 2 वर्ष, आप जान ही रहे होंगे, फिर भी मैं बता दूं, जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था। और बाल्यावस्था हो गया आपका 2 के बाद का लिया जाएगा ना, 3 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। और फिर किशोरावस्था आपका हो जाएगा, उसके आगे आता है 18 वर्ष तक आपका, 7 वर्ष से 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है। वृद्धावस्था की कोई बात ही नहीं है, 32 साल 35 साल के बाद सब लोग वृद्धावस्था में ही आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। देखिए ये पेडागोजी से रिलेटेड है, कि बच्चों की रुचि बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र एक तरीके का है ना, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। चूज करना है आपको एक विधि, चूज करना है आपको एक विधि कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि चूज करेंगे। नेट ऑफ है कि नहीं, ऑफ तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को, ओ माय गॉड,
बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी सब जगह दिखाई गई है। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इसको तो आप पहले ही कट कर दोगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ के आने को आप बोल देंगे और प्रश्न पूछेंगे, तो इसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट बनाने की बात की जा रही है, तो स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, गतिविधि इसमें भी है। देखिए, गतिविधि, एक्टिविटी एक ऐसा पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ आएगा वहाँ आप उसे पॉजिटिव में लेंगे, अच्छी बात है। तो गतिविधि करेंगे, गतिविधि, गतिविधि, ये तीनों जगह गतिविधि है। बट अब इसी गतिविधि से हमें सोचना है कि क्या बेस्ट होगा। स्वयं आप गतिविधि करें, एक्टिविटी करेंगे और बच्चों को बताएंगे, ऐसे देख करके करें, या फिर सी ऑप्शन है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये भी बेहतर है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट हो जाएगा दोस्तों कि आप बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दीजिए, कि बच्चे करें। बच्चे अगर करेंगे, बच्चों को अवसर मिले, मौके मिले, ये चीज़ जहाँ आता है ना, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को करने का अवसर मिले, बच्चे खुद करके सीखें, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे एक ही वर्ड अगर कई जगह मिले तो उसमें आप सबसे बेस्ट सीखिए। देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपका रूल लागू होगा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि हमारी जो भी एक्टिविटी है, टीचर जो है बच्चों के लिए है, और सारी शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए है, तो बच्चों को कराने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों की बच्चों की रुचि बढ़ानी है ना, तो गतिविधि करने के लिए हम बच्चों को मौका देंगे, बच्चे खुद से करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए, फैक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए आईक्यू का आपका सूत्र क्या होगा। तो आईक्यू का क्या होगा बताइए, MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए, आपका हो जाएगा MA/CA इंटू 100। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा, लिख लीजिए MA/CA इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर करना होगा आपको, तो एम में आपका क्या बताएगा, मानसिक आयु 12 है। ठीक है, 12 है, तो ये हो गया एम में अपान वास्तविक आयु। वास्तविक आयु आपकी हो गई 10, और मल्टीप्लाई आपको कर देना है 100 से। ठीक है, तो आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, 10 बार में ये कट गया, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे क्या, MA/CA गुणे 100। ओके, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये नियम है, लिख लीजिए, इसी के बेस पर आपका ये IQ निकल जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास पूछा जा रहा है, फिजिकल ग्रोथ, तो फिजिकल ग्रोथ का क्षेत्र कौन सा होगा। आप देख पा रहे होंगे स्नायु मंडल दिया हुआ है, स्नायु मंडल मीन्स क्या, नर्वस सिस्टम, और स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। देखिए, आपके शारीरिक विकास की बात हो रही है, तो फिजिकल ग्रोथ हो जाएगा आपका, ये नर्वस सिस्टम जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, बल्कि स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन ये आपके शारीरिक विकास से नहीं, बल्कि आपके मानसिक विकास से, आपका मतलब आपकी याददाश्त, स्मृति मतलब याद करना, समायोजन एडजस्ट करना, ये सोशल से हो गया समायोजन, और अभिप्रेरणा, ये सभी जो हैं आपके मानसिक से, सामाजिक से, नैतिकता से, इनसे रिलेटेड हो जाएंगे। शारीरिक विकास सिर्फ पूछा है, तो इसमें से एक बताना आपको, स्नायु मंडल आपका नर्वस सिस्टम, आपके बॉडी का पार्ट है, आपकी नसों से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र। योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन इज राइट। ओके, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखिए, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए कैसे, मूल्यांकन से क्यों किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन का फॉर्म है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्यों, क्योंकि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, या पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का या बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। दोस्तों, मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, जरा बता दीजिए, तो मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। एज अ टीचर आप अच्छे से जानते हैं कि मूल्यांकन क्यों करना है। मूल्यांकन क्या हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे मूल्यांकन करने से, क्या मूल्यांकन का एक डर बना देना है कि बच्चे पढ़ें, तो नहीं। पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों की उपलब्धि क्या है, मतलब अभी तक बच्चों ने क्या सीखा है, इसका पता लगता है। सिर्फ
हाँ, पता तो लगता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, लेकिन ये एक संकुचित आंसर है आपका। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और वो शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो देखिए शिक्षकों के लिए मूल्यांकन नहीं है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। कैसे समझिएगा, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। देखिए पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या है, ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, बट बी ऑप्शन में है बच्चों की उपलब्धि का ज्ञान होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, सिर्फ हम यही जान पाएंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है। लेकिन यहाँ पर है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, मतलब कि बच्चे ने किस स्तर तक सीखा है एंड किस तरीके से किया सीखा है, क्या किया जाए कि बच्चे को ज़्यादा सिखाया जा सकता है, इस बच्चे में इस चीज़ की ग्रोथ ज़्यादा है, बच्चा इस फील्ड में बेहतर है, तो इस फील्ड में बच्चे को हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से ले जा सकते हैं, बच्चे को के अंदर क्या इंटरेस्ट है, किस तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बच्चों को ये सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, किस स्तर तक बच्चा सीख पाया है, तो पता चलता है कि हाँ इस स्तर तक सीख पाया है इस तरीके से, तो हम इसमें और बेहतरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड आगे बढ़ेंगे, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो दोस्तों देखिए शरीर के में आकार में वृद्धि की बात की गई है, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड है। शारीरिक और गत्यात्मक, शारीरिक और गत्यात्मक तो शरीर के आकार में वृद्धि तो आप बिल्कुल लगा देंगे कि शारीरिक हो जाएगा। संवेगात्मक जो होता है वो इमोशंस होते हैं, संज्ञानात्मक वो ये बौद्धिक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड नैतिक हो गया मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो शारीरिक शरीर के आकार और वृद्धि की बात की गई तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब हो गया गति करना, मूवमेंट करना, तो मूवमेंट शरीर के अंगों में मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों हमारे डेली वीडियोस को पाने के लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल आर एन एजुकेशन एकेडमी का जो लोगो आता है उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप सर्च करेंगे C-TET बाई सरिता पांडे तो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, और कई सारे प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ, अगर आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर और टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए मेंटल ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक, मेंटल डेवलपमेंट को, ओके, तो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे मानसिक विकास, एक बच्चे का मानसिक विकास को क्या क्या, एक बच्चे के मानसिक विकास को क्या क्या प्रभावित करता है, कारक का मतलब कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट है, वो कौन कौन से तत्व हैं जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम बिल्कुल प्रभावित करता है, और आपने पढ़ा होगा वंशानुक्रम में कि माता बच्चे जो हैं माता पिता से ही नहीं है, बल्कि दादा दादी से, परदादा परदादी से, इस तरीके से करके 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 तक वंशानुक्रम का दौर चलता रहता है, कुछ न कुछ उनसे वो बच्चे प्राप्त करते हैं। परिवार का वातावरण, जी बिल्कुल, परिवार का वातावरण जैसा होगा बच्चे के मेंटल ग्रोथ पर वैसा उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। परिवार की सामाजिक स्थिति, समाज में परिवार की क्या रिपुटेशन है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो आप उपरोक्त सभी पे बिल्कुल जा सकते हैं। सो योर राइट आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। मोस्ट होता है परिवार और वातावरण, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण, अक्सर ये आता है एग्जाम में ऐसे करके, तो वंशानुक्रम और वातावरण को आप लेंगे, बट यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इसमें परिवार की सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति, ये सभी इसमें आ जाएंगे, उपरोक्त सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। देखिए सब स्टेप बाय स्टेप ही दिया गया है यहाँ पे। तो संज्ञानात्मक संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है आपकी, संवेगात्मक क्रियात्मक अवस्था होती है आपकी फर्स्ट, जो जिसे हम कहते हैं शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। सो योर आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष, एंड ये आपका हो जाएगा बाल्यावस्था का है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था, एंड ये हो जाएगा आपका
सॉरी, ये शैशवावस्था हो जाएगा। और मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था जो कहते हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संवेदी प्रेरक क्रियात्मक पूछा गया है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन है जिसको कि आप समझिएगा। इस बार मैंने 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर आए हुए हैं और आपको मतलब देखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य असत्य पर क्वेश्चन बन जाए तो भी आप कर सकें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पे मेल फीमेल की बात की गई है, रूढ़िवादिता जो होती है ना, उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या सत्य है ये पूछा जा रहा है। लड़के अधिक अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब आपकी जो सोच होगी, आपका जो सामाजिक वो होगा, जिस तरीके के परिवेश में पले बढ़े होंगे, उस तरीके की बातें अक्सर निकल के आती है समाज में, कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं, या फिर कोई कोई कहेगा लड़कियां अधिक बुद्धिमान है, कोई कहेगा सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जानते हैं, यहाँ पर बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। तो सबसे बेस्ट आपका सही मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं, और लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के या लड़की कौन इसमें ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर एकदम मतलब क्या कहते हैं, शाश्वत सत्य, कि नहीं लड़के ही बुद्धिमान होंगे या लड़कियां ही बुद्धिमान होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग का बुद्धि से कोई रिलेशन नहीं है। सो आपका राइट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये भी बताइएगा। सत्य असत्य पूछा गया, ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, या अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए, नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। बट समझिएगा, डी ऑप्शन में कहा गया है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अब देखिए, आप जितना पढ़ाते हैं सिर्फ बच्चे उतना ही नहीं सीखते हैं। बच्चों को अगर ना भी पढ़ाया जाए, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल में छोड़ दिया जाए, तो बच्चे अगल बगल के लोगों से, अपने दोस्तों से सुन करके, बच्चे देख करके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यथावत वही सीखते हैं, ये कहना गलत होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन कट गया। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी अधिगम प्रक्रिया इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। देखिए, बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, क्या आप ये कह सकते हैं? जब हम बच्चों को एलकेजी यूकेजी में डालते हैं, या फिर पीजी क्लास में डालते हैं, तो उस समय भी बच्चों का अपना नॉलेज तो होता है। बच्चे जानते हैं कि ये मेरा परिवार है, बच्चे जानते हैं ये मेरे मम्मा पापा हैं, बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ये स्कूल है। और बच्चे अपनी भाषा लेकर के आते हैं विद्यालय में। बच्चे अपनी भाषा विद्यालय में लेकर के आते हैं। बच्चे अपने उस छोटे से परिवार के परिवेश के को का ज्ञान ले करके आते हैं। बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होते बच्चे। तो बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं कहेंगे कि बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ये भी कट हो गया। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? एज अ टीचर आप बताइए, आप मेंटल रूप से बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, या उसे सख्त अनुशासन पसंद है? दोस्तों, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की। तो यहाँ पर वैसे तो हर एक टीचर के लिए होना चाहिए, बट ज्ञान की अगर बात करें, गहन ज्ञान की अगर बात करें, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज्ञाता होना, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होना, ये बड़े लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन उनके अंदर भी ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में वो घबराना नहीं चाहिए, उसके पास पेशेंस होना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, संवेदनात्मक रूप से जो एडजस्टमेंट कर सकता है, हर तरीके के सामंजस्य बैठा सकता है हर तरीके के माहौल में, वो
एक तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, अपने विषय का गहन ज्ञान होना का कोई बड़ी बात नहीं है। वह अत्यधिक संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील जो होता है वो भी मतलब मैनेज नहीं कर पाता। उसे सख्त अनुशासन पसंद होना चाहिए, सख्त अनुशासन बिल्कुल नहीं रखना है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर स्वस्थ रूप से स्वस्थ माना जाएगा वह टीचर जो संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा, जो एडजस्टमेंट कर पाएगा, जिसके पास पेशेंस होगा, जो इरिटेट नहीं होता होगा बच्चों से। ठीक है, खुश मिजाज इंसान, नॉलेज के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हम देखे हैं कुछ 12th क्वेश्चन। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। आगे दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, और ढेर सारे सफिशियंट वीडियो बने हुए हैं। तो उसी आप सर्च करेंगे आर्यन एजुकेशन अकेडमी तो भी हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। सीटेड बाई सरिता पांडे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।